हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम राज्य की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांतों में शक्ति सिद्धांत और दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत, इन दो सिद्धांतों को देख चुके हैं। और आज हम देखने जा रहे हैं एक और सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, जो बताता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत यहाँ हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये सिद्धांत मुख्य रूप से 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी में प्रचलित था। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये इस सिद्धांत का उदय तभी हुआ था। ये बहुत प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। इवन महाभारत में भी एक जगह पर इसका जिक्र मिलता है। पुरानी कई बुक्स में इसका जिक्र मिलता है, पर इसको साइंटिफिक तरीके से, तार्किक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से प्रतिपादित करने का श्रेय मुख्य रूप से 3 विचारकों को, हॉब्स, लॉक और रूसो, हम यहाँ हॉब्स, लॉक और रूसो को है, जिनका टाइम 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी था। तो हुकर और प्यूफेनडार्फ और स्पिनोजा भी इनसे पहले इसके समर्थक थे। राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौते की बात करते थे, पर हॉब्स, लॉक और रूसो का ही नाम विशेष रूप से सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों में लिया जाता है। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं ये कहते हैं, पहली बात कि राज्य समझौते का परिणाम है। मतलब राज्य जो दैवी सिद्धांत कहता है कि ईश्वर ने बनाया है, ये उसको नकारते हैं। शक्ति सिद्धांत कहता है कि राज्य बल का परिणाम है, बल प्रयोग का, तो ये उसको नकारते हैं और ये कहते हैं कि राज्य एक समझौते का परिणाम है। दूसरी बात ये कहते हैं कि राज्य मानवकृत है, दैवी नहीं। इसको समझौते से बना है और ये समझौता मनुष्यों ने किया है। ये कोई ईश्वर और व्यक्तियों के बीच का समझौता भी नहीं है, प्योरली व्यक्तियों ने राज्य को बनाया है। तीसरी बात ये कहते हैं कि राज्य का आधार जन सहमति है। ये लोगों ने अपनी इच्छा से और अपने लिए बनाया है, तो इसका आधार कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि जन सहमति, अपनी इच्छा से लोगों ने अपने लिए बनाया है। चौथी बात जो ये मान के चलते हैं, तीनों में जो कॉमन है, मतलब ये पूरा सामाजिक समझौता सिद्धांत इसकी इन प्रमुख मान्यताओं पर टिका हुआ है। चौथी बात हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक राज्य विहीन अवस्था की असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने अपने हित के लिए, मतलब ये हमने पहले भी जिक्र किया था, राज्य का निर्माण किया है। मतलब सभी के सभी जो सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी विचारक थे, इन्होंने एक सिस्टम फॉलो किया, एक क्रम फॉलो किया कि इन्होंने पहले तो मानव स्वभाव के बारे में बताया, फिर इन्होंने बताया कि प्राकृतिक अवस्था, जब मतलब राज्य से पूर्व की अवस्था, उसको प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया इन्होंने, वो कैसी रही होगी, और फिर प्राकृतिक अवस्था में हुई असुविधाओं का सभी ने जिक्र किया है। हालांकि सबने, तीनों ने अलग अलग जिक्र किया है, अलग अलग तरह की सुविधाएं बताई हैं, पर उन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया। ये सामाजिक समझौता सिद्धांत में मिलता है हर जगह, इन तीनों विचारकों के विचारों में भी मिलता है। तो इन मुख्य रूप से हॉब्स, लॉक और रूसो इस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो हम इनके विचारों को अलग अलग भी जानेंगे, क्योंकि तीनों बिल्कुल सेम तरीके से नहीं बताते हैं। तीनों सामाजिक समझौता सिद्धांत से राज्य का उदय बताते हैं, पर इनके विचारों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, थोड़ी सी भिन्नता है, तो वो हमारे लिए जानना जरूरी है। संक्षेप में ही हम यहाँ देखेंगे। हॉब्स, जिनका टाइम 1588 से लेकर के 1679 ईस्वी तक था, ये इंग्लैंड के विचारक थे और इनकी फेमस बुक है लेवायथन। ये इसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। लेवायथन जो इन्होंने 1651 में लिखी थी। इन्होंने वही क्रम फॉलो करते हुए मानव स्वभाव के बारे में बताया है कि मानव स्वभाव स्वार्थी, अहंकारी, अभिमानी, बर्बर, झगड़ालू, हिंसक, शक्ति प्रेमी,
कॉम्पिटिटिव होता है। मतलब कुल मिलाकर के हॉब्स ने मनुष्य के स्वभाव के बारे में जो वर्णन किया है वो हमें बहुत नेगेटिव दिखाई देता है। स्वार्थी, अहंकारी, अभिमानी, बर्बर, झगड़ालू, हिंसक, शक्ति प्रेमी, तो ये हॉब्स बताते हैं। और फिर अब क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है तो हॉब्स फिर उसके बाद प्राकृतिक अवस्था मतलब राज्य से पूर्व की अवस्था कैसी रही होगी इसका अनुमान लगाकर बताते हैं कि ये अवस्था प्रतिद्वंदितापूर्ण थी, संघर्ष, अविश्वास, भय की अवस्था थी, ये सतत युद्ध की अवस्था थी, पूर्ण अराजकता, धोखाधड़ी, कला और संस्कृति का अभाव और कुल मिलाकर सबका सबके विरुद्ध संघर्ष की अवस्था थी। मतलब जिस तरह का मनुष्य का स्वभाव होता है जैसा मान करके चलते हैं हॉब्स, तो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी उन्होंने वैसे ही किया है कि प्रतिद्वंदितापूर्ण थी अवस्था, बहुत कंपटीशन लोगों में था, लगातार युद्ध की अवस्था थी, हर व्यक्ति से संघर्ष करता रहता था, युद्ध करता रहता था, लड़ाई करता रहता था, अविश्वास करता था, कंटिन्यूस भय का माहौल इस वजह से रहता था। कुल मिलाकर के वो कहते हैं कि एक अराजकता की अवस्था थी और ऐसी अवस्था में कला और संस्कृति की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये अवस्था का चित्रण हॉब्स करते हैं। फिर वो कहते हैं कि इस अवस्था से परेशान होकर के लोगों ने एक समझौता किया। उसकी लैंग्वेज वो बताते हैं कि किस तरह से ये समझौता हुआ। तो यह हम स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि प्राकृतिक अराजक दशा से मुक्ति पाने के लिए व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया और अपने अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप दिए, जिससे राज्य या संप्रभु राज्य की स्थापना हुई। और जो लैंग्वेज हॉब्स बताते हैं कि इस तरह से समझौता हुआ कि हर व्यक्ति ने कहा, ये बात हर व्यक्ति ने कही कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को, पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपने अधिकार सौंपता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसी प्रकार उस व्यक्ति को सौंप दोगे और स्वशासन का अधिकार छोड़ दोगे। मतलब अब तक जो अपने ऊपर शासन वो कर रहे थे उन सारे के सारे अधिकारों को, मतलब कुल मिलाकर के सिंपल लैंग्वेज में कि हर व्यक्ति ने एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने सारे अधिकार सौंप दिए, बशर्ते कि हर व्यक्ति ऐसा ही करे। तो हर व्यक्ति ने अपने सारे के सारे अधिकार जिनका उपभोग वो प्राकृतिक अवस्था में करता था, वो सारे के सारे अधिकार उसने एक विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप दिया और उसको उसने लेवायथन का नाम दिया है। यह हमने स्क्रीन पर शायद लेवायथन वर्ड नहीं लिखा है, बट उस विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह का नाम उसने हॉब्स ने लेवायथन दिया है और वही उसकी बुक का भी नाम है। और इसके उपरांत जब सभी व्यक्तियों से ये हर एक व्यक्ति से समझौता किया और अपने सारे अधिकार उस विशेष व्यक्ति को सौंप दिए, तो उसके उपरांत हॉब्स कहता है कि एक निरंकुश, पूर्ण संप्रभु और राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना हुई। ये हॉब्स मानता है कि इस तरह से राज्य स्थापित हुआ। लॉक भी प्रसिद्ध सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी विचारक हैं। ये भी इंग्लैंड के विचारक हैं और 1632 से लेकर के 1704 तक का इनका टाइम यहाँ हम देख रहे हैं स्क्रीन पर रहा। इनकी प्रमुख जो बुक है, प्रमुख कृति है, उसका नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ये हमें याद रखना चाहिए। हॉब्स की बुक लेवायथन, लॉक की बुक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने भी वही क्रम फॉलो किया है अपने सिद्धांत तक जाने के लिए, तब राज्य की उत्पत्ति बताने के लिए, कि पहले इन्होंने भी मानव स्वभाव का वर्णन किया और इनका जो मानना था वो हॉब्स के बिल्कुल विपरीत था। लॉक के विचार बिल्कुल विपरीत थे मानव स्वभाव के बारे में। और लॉक कहते हैं कि मनुष्य बुद्धिमान होता है, विचारवान होता है, सामाजिक होता है, परस्पर सहयोगवान होता है, प्रेम और दया की प्रतिमूर्ति होता है, सद्भावना युक्त होता है और कुल मिलाकर के लॉक मानव को नैतिक प्राणी मानता है। लॉक कहता है कि मनुष्य नैतिक प्राणी होता है, कुल मिलाकर के विवेकवान होता है, बुद्धिमान होता है, जबकि हॉब्स ऐसा बिल्कुल नहीं मान करके चलते थे।
अब क्योंकि मनुष्य इतना अच्छा है, इतना सामाजिक है, तो प्राकृतिक अवस्था कैसी रही होगी? तो लॉक कहते हैं कि वो जो प्राकृतिक अवस्था थी वो परस्पर सहयोग की अवस्था थी, परस्पर सहयोग की अवस्था थी, सभी की समानता, शांति और स्वतंत्रता की अवस्था थी। प्राकृतिक अधिकारों का उस समय मौजूदगी थी, प्राकृतिक अधिकार थे उस समय और लोग उसका उपभोग करते थे। और प्राकृतिक अधिकारों के लिए लॉक को जाना जाता है। प्राकृतिक अधिकारों के बारे में लॉक के विचार प्रसिद्ध हैं और बहुत प्राकृतिक अधिकारों के बड़े समर्थक के रूप में लॉक का नाम लिया जाता है। तो उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की बात की कि ये मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं और ये हर हालत में मनुष्य को मिलने चाहिए, व्यक्ति को मिलने चाहिए। तो प्राकृतिक अवस्था में भी लॉक कहते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का व्यक्ति उपभोग करते थे। ये सहयोग की अवस्था थी, सभी की समानता की अवस्था थी, शांति और स्वतंत्रता की अवस्था थी, प्राकृतिक अधिकारों की विद्यमानता की अवस्था थी। पर अब प्रॉब्लम क्या पैदा हुई जिससे राज्य की ज़रूरत हुई, ये थोड़ा सा जानने की बात है, क्योंकि अभी तक तो हमें कोई ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती कि जिससे लोगों ने इकट्ठा होकर के समझौता किया हो, राज्य बनाया हो। तो लॉक कहते हैं कि पर इस अवस्था में भी कुछ असुविधाएं थी। यहाँ लॉक कह रहे हैं कि कोई निश्चित सर्वसम्मत विधि नहीं थी। दूसरी बात कि प्राकृतिक नियम को ये लोग प्राकृतिक नियमों से अपना व्यवस्था को बना के रखते थे, पर जब भी कोई उनको तोड़ता था, कोई कुछ एक व्यक्ति, तो एक तो पहली बात कि कोई निश्चित सर्वसम्मत विधि नहीं थी, कोई उसकी व्याख्या करने वाली संस्था भी नहीं थी, मतलब ये बताने वाली कि इस मामले में प्राकृतिक कानून क्या कहता है बताने वाला कोई नहीं था। दूसरी बात कि उस प्राकृतिक नियमों को क्रियान्वित करने वाली कोई संस्था नहीं थी, मतलब कोई कार्यपालिका जैसी संस्था नहीं थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं थी, और दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता भी नहीं थी। इन तीन परेशानियों की वजह से लॉक कहता है कि लोगों को इनसे निजात पाना था, इस प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं से उसे छुटकारा पाना था। तो लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने समझौता किया। क्या समझौता किया उन्होंने? तो लॉक कहते हैं कि सभी व्यक्तियों ने सभी व्यक्तियों के साथ एक समझौता किया और अपने न्यायाधीश स्वयं होने के अधिकार को समाज को सौंप दिया, मतलब खुद को गवर्न करने के अधिकार को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, समाज को सौंप दिया। सभी व्यक्तियों ने सभी व्यक्तियों के साथ समझौता किया, मतलब हर एक व्यक्ति ने हर एक व्यक्ति के साथ समझौता किया, पर फिर भी उसने कुछ प्राकृतिक अधिकारों को, जिसकी लॉक कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को अपने पास ही रखा। सारे अधिकार सौंप दिए, खुद को गवर्न करने के सारे अधिकार सौंप दिए, पर जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जो नेचुरल राइट्स थे उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। हर एक व्यक्ति ने अपने ही पास उसको रखा, इसलिए राज्य उनको कभी भी नहीं छीन सकता है। फिर लॉक कहते हैं कि एक अन्य समझौते के द्वारा, यहाँ हम देख रहे हैं, एक अन्य गौण समझौते के द्वारा समाज ने सरकार की स्थापना की। मतलब एक बार लॉक कहता है कि एक, यहाँ हम कई अलग अलग विचार मिलते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक ही समझौता हुआ था, पर जनरली ये माना जाता है कि लॉक दो समझौतों की बात करता है। एक मुख्य समझौता जिसके थ्रू एक संप्रभु समाज की स्थापना हुई या राज्य की स्थापना हुई, और फिर एक छोटा गौण समझौता जिसके द्वारा उस संप्रभु समाज ने सरकार को नियुक्त किया एक ट्रस्टी की तरह, समझौता करके कि तुम शासन करो। तो वो दो समझौतों की बात करता है लॉ। पहला मुख्य समझौता और दूसरा एक गौण समझौता। पहला समझौता जिससे राज्य की स्थापना हुई, दूसरा तो बस सरकार की स्थापना करने के लिए था ताकि शासन सुचारू तरीके से चल पाए। फिर लॉक कहते हैं अब जो राज्य का उदय हुआ, लॉक के विचारों में वो सीमित शक्तियों वाला था। उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई जो जनता के प्रति उत्तरदायी थी, जवाबदेह थी। लॉक हॉब्स से काफ़ी अलग विचार व्यक्त करता है। हॉब्स ने व्यक्तियों के सारे अधिकार दिलवा दिए थे समझौते के उपरांत राज्य को, जबकि लॉक प्राकृतिक अधिकारों को व्यक्तियों के पास ही रखता है। तो जो सरकार स्थापित होती है, जो राज्य निकल करके सामने आता है, वो सीमित है, उत्तरदायी है, लोकतांत्रिक है,
रूसो भी एक तीसरा प्रमुख विचारक है, सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी, और इनका मुख्य कार्यक्षेत्र फ्रांस रहा था। फ्रांसीसी विचारक हैं। इनका टाइम रहा था 1712 से लेकर के 1778। इनकी प्रमुख कृति का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये हम देख रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता, और ये 1762 की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1772। इन्होंने भी वही क्रम फॉलो करते हुए बताया कि मानव स्वभाव, इनका मानना था मानव स्वभाव, अब ये इन दोनों से अलग है, हॉब्स से और लॉक से। मतलब हॉब्स के जैसा भी नहीं है मनुष्य, रूसो के अकॉर्डिंग इतना बुरा भी नहीं है जितना हॉब्स कहते हैं, और लॉक जितना अच्छा बताते हैं, सहयोगी सामाजिक बताते हैं, उतना भी नहीं, विवेकवान भी नहीं बताता रूसो। और वो इन दोनों से एक अलग मार्ग अपनाता है, और वो कहता है कि मनुष्य ना तो अच्छा है ना बुरा है, बल्कि वो भोला है। वो ना अच्छा ही जानता है ना बुरा ही जानता है, वो बिल्कुल भोला, निष्पाप, निर्दोष होता है। और उसको रूसो ने आदर्श जंगली मनुष्य की संज्ञा दी है, नोबल सेवेज की, कि वो कुछ नहीं जानता, इनोसेंट होता है, इग्नोरेंट होता है, और उसको ना अच्छाई का ज्ञान होता है ना बुराई का ज्ञान होता है। तो जब इस तरह का मनुष्य, तो प्राकृतिक अवस्था कैसी रही होगी? तो रूसो कहता है कि ये एक आदर्श अवस्था थी, पूरी तरह से स्वतंत्रता, पवित्रता और कपट रहितता की अवस्था थी। पर फिर रूसो कहता है कि थोड़ा कुछ चेंज आया जब कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि के आविष्कार के साथ भूमि पर स्वामित्व के लिए लोग अपना दावा करने लगे, भूमि उनको चाहिए थी। तो तेरे मेरे की भावना पैदा हुई और शांतिमय जीवन नष्ट हो गया, और समाज युद्ध, संघर्ष और विनाश की अवस्था में पहुंच गया। तो पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी, राज्य से पूर्व की अवस्था, शुरू में अच्छी थी, आदर्श थी, पर बाद में संपत्ति के उदय के साथ ही, कृषि के उदय के साथ ही, भूमि के स्वामित्व के साथ ही लोग, ये दशा बिगड़ गई और एक अराजक दशा में पहुंच गई, जिससे लोग परेशान हो गए, और उन्होंने एक समझौता किया। यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वो। अब रूसो कहता है कि ये समझौता इन असुविधाओं से परेशान होकर के, रूसो की लैंग्वेज है कि इन असुविधाओं से परेशान होकर सभी व्यक्तियों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर एक समझौता किया कि हम में से प्रत्येक अपने शरीर और अपनी सभी शक्तियों को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रखते हैं, और अपने सामूहिक स्वरूप में हम प्रत्येक सदस्य को समष्टि के अविभाज्य अंश के रूप में स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर के हर एक व्यक्ति ने समझौता किया, हर एक व्यक्ति के साथ, और सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकारों को, अपने को गवर्न करने के सारे अधिकारों को सामान्य इच्छा को, ये वर्ड रूसो ने स्पेशली यूज किया है, सामान्य इच्छा को सौंप दिया, सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रख दिया। और क्योंकि वो उसने अपनी सारी चीज किसको सौंपी है? समाज की सामान्य इच्छा को, जो जिसका वो खुद भी एक पार्ट है, उस समाज का वो खुद भी पार्ट है। तो एक तरह से उसने हॉब्स की तरह किसी एक अलग विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह को नहीं सौंपे हैं उसने अधिकार, उसने संपूर्ण समाज को सौंप दी, संपूर्ण समाज की सामान्य इच्छा को सौंप दिए हैं, जिसका खुद भी वो एक भाग है। तो रूसो कहता है कि इस तरह से व्यक्ति के वैयक्तिक व सामूहिक रूप में समझौता होता है, तथा एक सामूहिक निकाय या एक संप्रभु राज्य का, कहना चाहिए संप्रभु राज्य का जन्म होता है। तो ये तीनों के अलग अलग विचार थे, पर कुल मिलाकर के जो इसकी हम प्रमुख मान्यताएं पहले देख चुके हैं हम शुरुआती पेजेस में। शुरू में हमने देखा था कुल मिलाकर के तीनों का कंक्लूजन, या बाकी सभी समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी विचारकों का यही है कि सब मान के चलते हैं कि राज्य समझौते का परिणाम है, राज्य मानव ने बनाया है, दैवी नहीं है, और राज्य का आधार जन सहमति है, लोगों ने इसे अपनी इच्छा से बनाया है, अपनी सुविधा के लिए बनाया है, और कुछ अवस्था में, जो प्राकृतिक अवस्था में जो परेशानियां पैदा हो गई थी उनको दूर करने के लिए बनाया है। तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं थी, और इन तीन प्रमुख प्रतिपादक विचारकों के विचार थे जो स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है।
सामाजिक समझौता सिद्धांत की भी आलोचना की जा सकती है। एक तो हम ये आलोचना देख रहे हैं, एक तो ये अनैतिहासिक है कि ये खुद भी क्लेम नहीं करते, हॉब्स लॉ रूसो भी क्लेम नहीं करते कि ये ऐतिहासिक है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये उनकी कल्पना और तर्क के सहारे ही बना हुआ सिद्धांत है। तो आलोचना हम कर सकते हैं कि ये इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ऐसा कोई इतिहास में तिथि नहीं मिलती जिस दिन राज्य का निर्माण करने के लिए लोगों ने समझौता किया, ऐसी कोई इवेंट का प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरी आलोचना ये भी की जा सकती है कि राज्य विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं, और ये गलत कहते हैं। ऐसे एक दिन में राज्य नहीं बन सकता। अतार्किक भी लगता है सिद्धांत, क्योंकि वही बात कि एक तो एक दिन में राज्य कैसे बन सकता है, और समझौते अतार्किक इसलिए भी लगता है कि समझौता जब होता है, जब कोई दो व्यक्तियों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब एक व्यक्ति चाहे तो उससे दूर हट सकता है, उसे तोड़ सकता है। पर यहाँ तो ऐसा नहीं दिखाई देता कि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं राज्य से प्रथा को करके अलग रह लूँ और वो रह पाए, तो ऐसा संभव नहीं है। या राज्य के कानून वो ना मानना चाहे तो ऐसा करने की उसे बिल्कुल भी छूट नहीं है। इसका मतलब ये कुछ विचित्र बात लगती है, अतार्किक लगती है। चौथी बात की आलोचना हम कर सकते हैं कि सिद्धांत विद्रोह, क्रांति और अराजकता को प्रश्रय देता है। अगर इस सिद्धांत को माना जाए तो ये मानना पड़ेगा कि लोगों ने राज्य को अपनी सुविधा के लिए बनाया है। तो अगर राज्य उनकी सुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, या उनका कल्याण नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, राज्य को नष्ट किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, सिस्टम के लिए। पांचवी बात एक आलोचना की जा सकती है कि अचानक से इतनी लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कहाँ से आ गई, राजनीतिक चेतना कहाँ से आ गई कि उन्होंने राज्य जैसी बड़ी संस्था का निर्माण कर डाला। तो अचानक से, जब पहले जिस तरह से वो रह रहे थे प्राकृतिक अवस्था में, अचानक सबके मन में एक साथ एक विचार आ गया और वो एक जगह इकट्ठा भी हो गए और समझौता कर डाला, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक अनुशासनकारी संस्था के बिना तो इस तरह का समझौता होना एकदम नामुमकिन है। तो ये समझौता, सामाजिक समझौता सिद्धांत थोड़ा तार्किक तो है, पर बहुत ज़्यादा कल्पनावादी, अनैतिहासिक है, इसलिए इसको भी पूरी तरह से मान्य नहीं किया जाता। इसमें भी कमियां निकाली जाती हैं। और दूसरे सिद्धांत हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।